एक कंप्लीट ट्रेंड देख रहा हूँ कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ देखना चाहती है। और जो लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, मैं कहना चाहता हूँ इस देश में महिलाएं जो है वो 50% ऑफ द इलेक्टोरेट है, और महिलाओं में पर्टिकुलरली ग्रामीण महिलाओं में मोदी जी का करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अंडर करंट मोदी जी के पक्ष में है, अगेंस्ट नहीं है। ये बड़ी बात है जो लोग नहीं समझ। एक तरफा चुनाव होता है, वहां आपको वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कोई एक सीट है जो मुश्किल होगी? ईस्ट दिल्ली। Any particular reason? You will get more than 30% vote share. More than 30% vote share. 30% vote share. It's a tripolar seat, and in that tripolar seat, he can edge out a victory, but he can also चुनाव नहीं लड़े। वही बिल्कुल। अब मैं जब मेरी टीम के साथ में गया था, मेरी 2 टीम ऑफ रिसर्चर्स गए, एक संदीप सुदन गए, एक जॉय बैनर्जी गए, सब में पर मैं पर्सनली भी गया था। क्या आपने देखा है, एक्सपीरियंस करा है, और ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है? कुछ एक असेंबली पे कर दे तो कर दे, पर मास इलेक्शंस को पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं कर सकता है। फिर वोट जब डल गया, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पे पहुंचे, कांग्रेस पार्टी में जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो गांधी फैमिली कंट्रोल करती है। That's very dispassionate and factual. That is the scenario. Why is Rahul saying this? मुझे लगता है कि मेरा जन्म अधिकार है कि मेरे से पीएम डिबेट करेगा। नमस्कार दोस्तों, अखिल कोठारी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है फेमस जर्नलिस्ट एंड सेफोलॉजिस्ट प्रदीप भंडारी जी फ्रॉम जन की बात। मेरे पॉडकास्ट पे आई थिंक 4थी बार आ रहे हैं और हम हमेशा पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस करते हैं। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। थैंक यू अखिल, और बहुत अच्छा लगता है कि जितनी बार भी मैं जब भी तुम्हारे पॉडकास्ट में आता हूँ, तुम्हारे पॉडकास्ट की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो डिस्कशन चल रही है वो लोकसभा 2024 के इलेक्शन को ही लेके चल रही है, और बहुत सारे अलग अलग आइडियाज बन रहे हैं कि 400 पार, कोई कह रहे 270, कोई कह रहे 300, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहा है। तो आप का काम ही यही है, सेफोलॉजी, तो आई थिंक आप इसके बारे में सबसे सही तरीके से बता पाएंगे। तो सबसे पहले ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत चलता है और क्योंकि लोगों को पता है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं खेलने जाता हूँ शाम को, तो लोग पूछते हैं यार कितनी सीटें आ रही है। मैं भी पहले बहुत ऊपर से शुरू हुआ था, थोड़ा नीचे करते करते थोड़ा नीचे आ गया। तो आप बताइए कि वाकई कितनी सीटें आ रही है। एक मैं एग्जैक्ट नहीं पूछता, एक अंदाजा। देखिए, एग्जैक्ट तो आपको 1 तारीख को मैं जंग की बात के एग्जिट पोल में जो है हम आपको बताएंगे, और उसमें अभी जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 2 फिजिक्स कलेक्शंस बचा हुआ है। हाँ। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अखिल, अब लगभग देश के 70-60% एरिया में पर्सनली खुद घुमाऊं, और 75 रिसर्चर्स ने डेटा दिया है, और मैं ये आपको मतलब ये मैं एक कंप्लीट ट्रेंड देख रहा हूँ कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ देखना चाहती है। अब बात दरअसल ये है कि सीटें कितनी आएंगी। देखिए, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट्स गेन हो सकती हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश, यहाँ सिग्निफिकेंट गेन हो सकती है। हरियाणा और राजस्थान और कर्नाटका में कुछ लॉस हो सकता है। ये बेसिक एसेंस ऑफ द इलेक्शन अगर मैं मोटा कहूँ ये है। अब गेन कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये हमको देखना होगा। इसके अलावा बाकी जो है मार्जिनल बातें, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर एक सीट बीजेपी पिछली बार आ रही थी, इस बार जीत सकती है, बस्तर की सीट है। तो बाकी हर तरफ मार्जिनल बातें। बट ये मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ कहती है, और मैंने जो अपनी किताब लिखी मोदी 3.0 बिगर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, मेरी समझ ये कहती है कि नरेंद्र मोदी पिछली बार से ज्यादा सीट लेके आएंगे। पिछली बार 303 आई थी, पहले वो अब 310 हो, 304 हो या 325 हो। ये मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो ये नेक्स्ट फेज है, फेज 6 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, बंगाल में 8 सीटें हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 जीत जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी 22-23 क्रॉस मतलब टच कर जाएगी बंगाल के अंदर। 6 जीतेगी तो 20 क्रॉस कर जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना मैटर कर रही हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो ये बात तो हम लोग क्लियर है कि बीजेपी जितनी मेरी समझ कह रही है कि जो ओवरऑल नंबर आएगा वो पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा ही आने का अभी तक का ट्रेंड दिख रहा है। बट 400 पार नहीं होगा। देखो, 400 पार होने के लिए बहुत सारी कंटिजेंसीज हैं।
अब कल को मान लो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी साथ में अलायंस में आए, जहाँ पे बहुत फायदा है। अब कुछ सीट जगन की आई और मान लो पोस्ट पोल अलायंस में पोस्ट पोल जगन ने भी बोला कि हम भी मोदी जी की सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां से सीट बढ़ गई। सो पोस्ट पोल में क्या पता 400 हो जाए, बट प्री पोल के अंदर हम लोग देखो डिबेट ये कर रहे हैं कि 400 नहीं है 400, यही बताता है कि बीजेपी कितनी, मोदी कितने स्ट्रांग है। अब मेरा मानना ये है कि हमें इस पे देखना चाहिए कि क्या एनडीए पिछली बार से ज्यादा का आंकड़ा छू रही है, बीजेपी पिछली बार से ज्यादा का आंकड़ा छू रही है कि नहीं छू रही, क्योंकि पॉलिसी लेवल पे एक मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल भले और आप देखिए कि इस देश के इतिहास में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी टर्म को रिपीट कर रहे हैं, नॉन सिंपैथी की वजह से रिपीट कर रहे हैं, गवर्नेंस की वजह से रिपीट कर रहे हैं और ज्यादा वोट्स के साथ में रिपीट कर रहे हैं। नेहरू जी के समय पे भी जो शासन था वहाँ ऑपोजिशन जीरो थी, जब देश आजाद हुआ था, मीडिया जीरो थी, देश आजाद हुआ था, जुडिशरी नेसेंट स्टेज में थी। यहाँ मोदी जी के सामने एक ऐसी ऑपोजिशन है जो 70 सालों तक इस देश के अंदर रूल कर चुकी, 60 सालों तक, उसको इतना सिकुड़ की स्थिति पे लाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, मैं कहना चाहता हूँ इस देश में महिलाएं जो हैं वो 50% ऑफ द इलेक्टोरेट है, और महिलाओं में पर्टिकुलरली ग्रामीण महिलाओं में मोदी जी का करंट बहुत स्ट्रांग है। तो जहाँ लोकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं वहीं पे बीजेपी सीट हार रही है। जैसे कर्नाटका में कुछ सीटें हैं, जैसे राजस्थान में कुछ सीट। क्या रीजन है उसका? जैसे राजस्थान की फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप सीट, अगर मैं राजस्थान की कहूँ बाड़मेर सीट है, वहां पे लोकल फैक्टर्स इतने ज्यादा हावी है, व्हिच मींस कि लोग कह रहे हैं मोदी तो जीत ही रहा है, यहाँ पे जो है हम देख लेंगे, यहाँ पे अगर दूसरा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाड़मेर से वो रविंद्र सिंह भाटी, और वो भी वोट काट रहा है। सो एसेंस में ये कहना चाहूँ, जब ये चीजें बहुत हावी हो जाती है सिर्फ कुछ सीट्स पे ही है, जैसे कर्नाटका में फॉर एग्जाम्पल चामराजनगर है, वहां पे सिद्धरामैया खुद का ओन मतलब होम गढ़ है, वहाँ आइंदा का कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। डीके शिव कुमार बैंगलोर रूरल से आते हैं, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी वो भले 1000 की मार्जिन से जीत सकते हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पे ऐसा हो सकता है। अब हरियाणा है, जैसे रोहतक की सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7000 की मार्जिन से जीती थी, अब 3500 वोट शिफ्ट तो इजीली पॉसिबल है। अब मोदी जी ने एक बड़ी बात कही है, हरियाणा के अंदर आज महेंद्रगढ़ में रैली कर रही थी कि यार किसी आ तो रही है भाजपा की सरकार, तो किसी और को वोट देके वोट वेस्ट क्यों करना चाहते हो। अब ये साइकी अगर वोटिंग डे पे जो परसों हम लोग 25 तारीख को ट्रैक करेंगे, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैं सिरसा के अंदर ही, अगर साइकी आ जाती है तो फिर 10 में से 10 होगा। अंडर करेंट मोदी जी के पक्ष में है, अगेंस्ट नहीं है। ये बड़ी बात है जो लोग नहीं समझ पा रहे। बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, मोदी की बात कर रहा हूँ। तो भाई जो अभी वोटिंग, अभी 4 फेज हो गए हैं, 5 फेज हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6ठा फेज होने जा रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो शुरुआती फेजेस में कम होने का क्या कारण रहा है? अब तो जो रिवाइज वोटिंग परसेंटेज है उसमें ज्यादा कुछ कम हुआ ही नहीं है। अब क्या वो कंट्रोवर्शियल नहीं है? ये क्यों होता है यार? देखो सीधी सी लॉजिक बात है। लॉजिकल बात क्या है कि जब भी कोई वोटिंग होती है, उस वक्त जब वोटिंग पूरी तरीके से होती है, हर जो कैंडिडेट होता है उसको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें वो मार्क कर सकता है और उसको साइन वो करता है कि भाई इतनी वोटिंग हुई है। उसके बाद जब अलग अलग जगह से आता है, इलेक्शन कमीशन हिस्टोरिकली हमेशा से रिवाइज करता हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार वोटिंग परसेंटेज रिवाइज हो रहा है। आप असेंबली इलेक्शन उठा के देख लीजिए मध्य प्रदेश के, आप राजस्थान के असेंबली इलेक्शन उठा के देख लीजिए, हमेशा रिवीजन हुआ ही है। इट्स नॉट कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और ये इलेक्शन कमीशन ने अपने सर्कुलर के अंदर भी दिया हुआ है। सो वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, जनरली हम लोग जब आता है वोटिंग परसेंटेज 5-6 बजे तक का आता है, उसमें भी जो ट्रेंड होते हैं, फिर कई जगह से मान लीजिए ईवीएम आ रही है, काउंटिंग नहीं है, उस सबको काउंट करने में टेक्स अ डे ऑफ टाइम। और तो मैं इसमें अचंभित नहीं हूँ, बट बड़ी बात ये कि वोटिंग परसेंटेज जहां भी मान लो कुछ कम भी हुआ है, वो इसीलिए कम हुआ है जहाँ पे ऑपोजिशन का कैंडिडेट वीक है। तो भाजपा वाले को पता है जैसे कि यार हुआ तो हम ही जीत रहे हैं, तो ज्यादा लोग नहीं निकले वोट करने के लिए। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जैसे जैसे फेज बढ़ते गए वोटिंग परसेंटेज लगभग प्रोपोर्शनेट भी हो गया है। इसमें एक और डेटा पॉइंट में दूंगा, गुजरात चुनाव 2022 में वोटिंग परसेंटेज गुजरात चुनाव 2017 से 5% कम था। रिजल्ट्स क्या निकले? रिजल्ट है 50 सीट ज्यादा ही। तो कोई डायरेक्ट कॉजेशन नहीं है वोट शेयर और वोटिंग परसेंटेज और सीट्स के। ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना बीजेपी को फायदा। जरूरी नहीं, देखिए बट सॉरी, मैं आपको ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी बताना। पता नहीं ये क्यों कहते हैं लोग, पर जनरली जब ज्यादा वोटिंग होती है इसका मतलब है कि वोटर कुछ करने के लिए निकल रहा है। बेसिकली सपोज मान लो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ, तो इसका वोटर कुछ करने के लिए निकल रहा है। तो या तो वोटर जो होता है ना, किसी को जनरली इस केसेस में हराने के लिए निकलता है, या उसको लगता है कि मेरी पार्टी हार जाएगी तो उसको जिताने के लिए निकलता है। बेसिक मोटिवेशन फैक्टर ये होता है। अब जब इवेंचुअली अपोजिशन के व्यक्ति को भी पता है कि मोदी आ रहा है और मोदी के लोग को भी पता है मोदी आ रहा है,
तो फिर उतने लोग निकलते हैं जितने मोदी को जिता सकते हैं। जैसे बंगाल हो गया, बंगाल के अंदर दोनों वर्कर्स के, टीएमसी और बीजेपी के बीच में अच्छी फाइट है, तो बीजेपी का भी वर्कर निकल रहा है, टीएमसी का भी वर्कर निकल रहा है, तो जो फ्लोटिंग वोटर है वो वहां पे डिसाइड कर रहा है। तो जहां पे एक तरफा चुनाव होता है वहां आपको वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती है। जहां पे चुनाव में बेशक रिजल्ट एक तरफा है, पर जहां दोनों पार्टीज मोबिलाइजेशन करती हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी या उसी के अराउंड रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह के लोग बोले कि यार मोदी ही आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहते हैं यहाँ तो मोदी आ रहा है, अब जो मोदी एज इन बीजेपी वहां पे जीत रही है, अब जो ऑपोजिशन है फॉर एग्जांपल टीएमसी और कांग्रेस और व्हाटएवर, आम आदमी पार्टी, अगर वो लोग और उनके सपोर्टर्स मोबिलाइज कर पा रहे हैं वोटर्स को कि तुम लोग जाओ, और जो बीजेपी सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि यार आ ही जाएगा ना, हमारा बीजेपी जीत रही है, चलो हम वोट नहीं देते या कहीं और चले जाते हैं, क्या ऐसा अर्बन एरियाज में स्पेशली हो सकता है? पर पॉइंट क्या है, अर्बन एरियाज के अंदर जो ऑपोजिशन का वोट ब्लॉक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो से फॉर एग्जांपल अब दिल्ली है, आप दिल्ली में देखोगे यहाँ पे वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मोबिलाइज करेगी, बीजेपी भी मोबिलाइज करेगी। अब दिल्ली की सभी सीटों के अंदर बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 50% से ज्यादा रहा है। तो अगर मान लो आम आदमी पार्टी पीक पुल और कांग्रेस पीक कंसोलिडेशन भी कर दे, हाइपोथेटिकली अगर इनका वोट शेयर ऐड हो जाता है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, और भारतीय जनता पार्टी भी पीक कंसोलिडेशन कर ले, तब भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं जीत सकती। भाजपा के वोटर को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट डालना होगा फॉर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टू विन, जो डिफिकल्ट चांस है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में, जैसे हम इधर उधर फॉर एग्जांपल मैं कैब में घूमा तो मेरे को बड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि यार वोट किसको दोगे। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा हुआ पिछले 1 महीने में कि मैं अगर 3, 4, 5 बार कैब में 10 बार फॉर एग्जांपल ट्रैवल करा या मेट्रो में करा, तो वहां पे वो लोग सीधा यही बोलते कि जी हमने मोदी को एक चांस दे दिया, दूसरा चांस दे दिया, अब मोदी ने हमारे लिए ऐसा करा ही क्या। फॉर एग्जांपल कोई बंदा उसमें से राजस्थान से आया हुआ है जिसको आर्मी ज्वाइन करनी थी, अब उसके अगेंस्ट दिमाग में ऐसा नैरेटिव ऑपोजिशन ने फैलाया हुआ है कि ये जो आर्मी वाला नाम बोल रहा हूं, अग्निवीर स्कीम जो आई है वो बहुत नेगेटिव है, ये वो है। तो एक नेगेटिव नैरेटिव बहुत सारे लोगों में देखने को मिला, मुझे ऐसा स्वाभाविक है। देखिए, एक घर में अगर आप रहते हैं तो पिता भी अपने बच्चे को हमेशा खुश नहीं रख सकता। ऑफ कोर्स एक फैमिली के अंदर भी जब 5 लोग रह रहे हैं, आप अगर फैमिली के अंदर 5 के 5 लोग 365 दिन खुश रह ही नहीं सकते। पॉलिटिक्स अल्टीमेटली ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो हमेशा से किसी को मतलब कोई कभी आपसे नाराज रहेगा, कोई कभी आपसे खुश रहेगा। बिल्कुल, अल्टीमेटली एसेंस मैटर करते हैं, नेट क्या है। अब अग्निवीर में डेफिनेटली आपने जो पाया यही ग्राउंड की सिचुएशन है कि अग्निवीर में बीजेपी की कम्युनिकेशन काफी बेटर हो सकती है और उसको अमेंड करने की जरूरत हो सकती है, नो डाउट अबाउट है। पर उससे ऐसा नहीं पूरे देश भर में फर्क पड़ा। जैसे आप राजस्थान का बंदा है, पर्टिकुलर एरियाज है, इसीलिए जाके कुछ सीट्स उन एरियाज के अंदर कम हो सकती है। अब साथ में आपको ये भी देखनी चाहिए कि मैं जो बार बार कहता हूँ बात को कि भाई मान लो 10 वोटर है, अब 5 पुरुष है, 5 महिलाएं हैं। 5 पुरुषों के अंदर ऐसे 2 युवा है, 1,80,00,000 युवा है इस बार जो वोट डाल रहे फर्स्ट टाइम वोटर्स, 2 लेट्स से युवा है, दैट्स इट। और 3 मान लीजिए मिडिल एज एंड प्लस है, तो उस 3 में से 2-3 की तो स्प्लिट बीजेपी की तरफ है ही। तो 5 में से 2 वोटर इधर बीजेपी के साथ है, मान लो 3 भी एंटी हो गया, पर वो 5 महिलाओं में से 4 बीजेपी के साथ, जब आप पूरे सीट को जोड़ते हो तो 4 और 2 6 होती है, और इधर 3 और 1 4 होती है, और उधर भी जोड़ दूं तो 5 होती है, तो स्टिल वो सीट बीजेपी एज आउट कर देती है। विमेन वोट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलायंस है ना वो कम ला पा रहा है, ये एक बेसिकली इशू है। दिल्ली में जो लोअर जो अर्बन पुअर है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का डेंट है, बट जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें बीजेपी का डेंट है। तो मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली को वोटिंग डे पे देखना बहुत जरूरी है कि कौन कितना अपने वोटर को पोलिंग बूथ पे ला पाते हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कोई एक सीट है जो मुश्किल होगी? ईस्ट दिल्ली। एनी पर्टिकुलर रीजन? वहाँ पे लोअर स्लम वोटर्स बहुत ज्यादा सॉलिड हैं, काफी ज्यादा है, और उनमें एक नैरेटिव फैलाया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल चले गए जेल तो उनकी फ्री की स्कीमें बंद हो जाएंगी। और मेरे को ऐसा लगता है, प्रदीप भाई, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अब जो भी आएगा, कोई भी सरकार आए, चाहे
हम होप करते हैं कि बीजेपी आए दिल्ली में, मैं तो करता हूँ कि अब ये देना ही पड़ेगा फ्री बिजली पानी, दे कांट डू विदाउट इट। देखो एक चीज समझो, अब मोदी जी की फ्री का लॉजिक क्या है, उन्होंने बोला कि भाई मैं आपका बिजली बिल 0 करूंगा पर सस्टेनेबल लेवल से करूंगा, व्हिच मींस कि आप सोलर लगा के आपका बिल 0 आएगा और उसका मुनाफा भी कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज हाउ जनरली a sustainable solution is provided. गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंटली फ्री देना चैलेंज है, बट एक जो गरीब आदमी उसको सुविधा तो चाहिए। बिल्कुल, जयललिता भी देती थी, सब भी देती थी। तो ये अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म के दौर में हम हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो वो वेलफेयरिज्म मान लीजिए जो भी व्यक्ति दे, किसकी अपील वोटर को बेहतर होती है वो देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। वो क्यों ने कहा? क्योंकि उनको पता है 5 किलो राशन जमीन पे काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है वोटर उन्होंने 10 किलो बोलिया तो वोटर बोलेगा अरे मोदी ने 5 दिया, वो 10 दे रहा है तो उस तरफ चले जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वोटर बोलेगा भाई जो दे रहा है मैं उसी के साथ रहूंगा, क्या गारंटी जो दूसरा वाला वादा कर रहा है उतना ही दे पाए, उतनी अच्छे से दे पाए। आप समझ रहे हैं? तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी हो जाता है। तो वेलफेयरिज्म तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आपको जीतने के लिए आइडियोलॉजी से ज्यादा वेलफेयरिज्म चाहिए। बट मैंने अगेन जो भी थोड़ा बहुत देखा ऑन ग्राउंड, ये चीज बीजेपी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि ये हम भी प्रोवाइड करेंगे। ये मैं सहमत हूँ आपसे। इस बार बीजेपी, देखो मोदी जी की कम्युनिकेशन सही रही है, बट बीजेपी के जो नेताओं की कम्युनिकेशन आई हैव नॉट, मतलब इट इज नॉट अपॉन, जितना बेहतर होना चाहिए था उतना बेहतर नहीं हो पाया इन सब मामलों पे। ये मैं आपसे सहमत हूँ। बट मैंने, क्योंकि ऑन ग्राउंड जैसे आप कह रहे हो, मैंने यही चीज देखी, सब लोग इसी चीज के बारे में ही बार बार बात करते हैं। डू यू थिंक, नाउ अगेन समवन टोल्ड मी ऑन माय पॉडकास्ट दैट अन्नामलाई इज लूजिंग? देखो अन्नामलाई इज फॉट अ वेरी गुड इलेक्शन। ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम एज वेल, सो आई एम टेलिंग यू दिस पैशनेटली। सो he's fought a very good election. He will get more than 30% vote share. More than 30% vote 30% vote share. It's a tripolar seat. And in that tripolar seat, he can edge out a victory, but he can also not edge out a victory. So let us wait and watch. It's a very seat which is on the margins. मेरी एक टीम जो है संदीप सुदन की, वो कहती है कि भाई अन्नामलाई जीत रहा है। मेरी दूसरी टीम जो ऋषभ श्रीवास्तव की कह रही है कि नहीं जीत रहा है। तो प्रदीप भंडारी ने उसको एक टॉस ओवर सीट डाला हुआ है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट होगी टू वॉच। बट एक चीज आप और बताओ, और लीडर लाइक अन्नामलाई जो समय लगेगा उनको, थोड़ा समय पेशेंस दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा, देखो समय लगेगा, बिल्कुल सही बात है। बट अगर ऑन ग्राउंड उनकी रैलीज देखो या जो सोशल मीडिया वोटर्स है जो रूरल एरियाज के अंदर है, उनको अभी भी डीएमके की चीजें मिल रही है, तो वो वोटर्स को पूरा शिफ्ट। देखो हम लोग 2 मिनट मैगी नूडल की, तो अगेन कोई कम्युनिकेशन की भी बात हो गई ना, देगी तो वो बीजेपी भी नहीं। आप एक चीज समझो, कोई भी व्यक्ति नया मैं आपके जैसे आपने बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, आप पहली डेट पे जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप कुछ समय तक डेट करते हो, फिर वो लड़की आपको समझती है, लड़का समझता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैरिज करना। पहले दिन थोड़ी बोलते हैं कि यार आओ मैरिज कर लेते हैं। होते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस, बट जनरली नहीं होता है ना। यू अंडरस्टैंड पीपल इमोशनली। इवन मान लो पहले दिन भी बोल देते हैं शादी कर रहे हैं कल, फिर शादी में जब रहते हैं तो एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, करेक्ट? तो जो वोटर होता है ना, जब वो एक अपना वोट किसी एक से दूसरी तरफ शिफ्ट करता है, तो किसी को डिवोर्स दे रहा है और पॉलिटिकल डिवोर्स दे रहा है, और किसी से पॉलिटिकल मैरिज कर रहा है। सो इट टेक्स टाइम, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। आई मीन जो लोग वोट देते हैं वो ये चीज समझते हैं। जैसे मान लो जिसको डीएमके की स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, वो अपना वोट पूरा एक तरफा शिफ्ट करेगी, एकदम से नहीं करेगी। सो इट विल टेक टाइम, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, पॉलिटिक्स इज जस्ट नॉट अबाउट रैंडम नंबर्स, करेक्ट? Politics is about understanding human emotions and human psyche. That is what it is. अभी अब रायबरेली होके आए, वहाँ की क्या स्थिति? रायबरेली में देखिए क्या स्थिति है कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे हर कास्ट में वोट अभी भी है। मैंने जब कहा था सोनिया गांधी या तो हारेंगी या चुनाव नहीं लड़ेंगी, वही हुआ बिल्कुल। अब मैं जब मेरी टीम के साथ में गया था, मेरी 2 टीम ऑफ रिसर्चर्स गए, एक संदीप सुदन गए, एक जॉय बैनर्जी गए, सब में, पर मैं पर्सनली भी गया था। तो वहाँ पे जो सीट्स आती हैं उसमें बीजेपी कैंडिडेट ने अच्छा चुनाव लड़ा है, बट मे बी दैट मे नॉट बी एज इनफ टू क्रॉस द विक्ट्री मार्जिन। बट अमेठी में बीजेपी इज विनिंग। नहीं, बट इन रायबरेली इज इट द गांधी फैक्टर? बेसिकली लोगों को वहाँ पे ये लगता है, पहली चीज देखो, जो दिनेश प्रताप सिंह को कैंडिडेट को टिकट दिया है, उनके हर गांव के अंदर लोग हैं, पर जो वहाँ पे लोग हैं क्रॉस कर कहते हैं गांधी वाले को हम दे रहे हैं तो हमारी सीट की चर्चा देश भर में हो रही है, तो इसीलिए हमको देना चाहिए।
अभी भी, तो इट्स जस्ट टू डू विद दैट। अमेठी बीजेपी इज विनिंग। हाँ, क्लियर विक्ट्री। नो डाउट। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिकॉज कास्ट पे बहुत ज्यादा इलेक्शन लड़ा जाता है इंडिया में अभी भी। इन स्टेट्स दैट यू ट्रैवल, जैसे आप यूपी वगैरह जाते हो, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज के समय में एक जाति अपने लीडर को किस हद तक जाके वोट देती है? थोड़ा ऑफ क्वेश्चन है, बट मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि कितनी पावरफुल है आज भी ये चीज, रूरल एजुकेटेड या अर्बन एजुकेटेड में भी। देखो, मैं तो कहता हूँ कि जो अर्बन वाला आदमी है, अर्बन वोटर है, वो बहुत ज्यादा बातें करता है, बट वो जब अपनी एक्सरसाइज करने की बात आती है, वोटिंग नहीं करता है। आप सोचो, मिडिल क्लास इस देश में वोट बैंक क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यूनाइटेड ही नहीं है। करेक्ट, अपनी डिमांड्स भी यूनाइटेड नहीं है। आप कास्ट की बात करते हैं, कास्ट को हमेशा नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। जाति नेगेटिव नहीं है, जातिवाद नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल। अब जातिवाद क्या होता है कि आप उस व्यक्ति के जीवन स्तर को निम्नतर स्थिति पे रखो, वीक से वीक रखो, और सिर्फ जाति 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 बात करो। उसका एक टाइम स्पैन होता है, पर उसके बाद अगर आपने उसकी जिंदगी को बेहतर नहीं किया तो आपसे छिटक जाएगा वो। यही वो SC मान लीजिए जितने भी कोर वोटर्स रहे थे, जो नॉन यादव OBC हो गए, जो दलित हो गए, जो पहले सपा बसपा के साथ होते थे, वो मोदी जी की तरफ क्यों शिफ्ट हुए? 2014 के बाद हुए, 14 में तो नहीं हुए थे। वो इसीलिए शिफ्ट हुए क्योंकि उन्हें देखा कि यार ये आदमी तो हमारे जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर करते हो तो आपको क्रॉस कास्ट वोट मिलते हैं। तो मोदी जी इस देश में इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनको हर जाति का वोट मिलता है। वो कास्ट एग्नोस्टिक लीडर है। ये जितना छोटे चुनाव पे जाते हो, जाति इंपॉर्टेंट बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप अपने परिवार में, राइट, तो अगर आपके परिवार के अंदर भी आप कोई मोहल्ले की बात होगी, है ना, और मान लो 10 घर है, और अगर मॉनिटर सिर्फ एक ही घर से चुना जाएगा, मान लो उस मॉनिटर तो नहीं, उस कॉलोनी का इंचार्ज सिर्फ एक ही घर पे सेव हो जाएगा, तो बाकी आप भी बोलोगे क्या है, तो कभी इसको मौका देना होगा काबिलियत पे, कभी दूसरे को मौका देना होगा। तो रिप्रेजेंटेशन राजनीति का एक एसेंस है और एक सच्चाई है, जिसको मैं नेगेटिवली नहीं देखता। देखो, इस देश की मीडिया, मैं खुद इनसाइडर रहते हुए कहता हूँ, क्या चला है क्या नहीं चला है, उससे इस देश का वोटर अपना वोट नहीं शिफ्ट करता है। इस देश का वोटर सबको सुनता है, सबको देखता है, उसके बाद अपना निर्णय लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। तो इसलिए हमको एक हम्बल रहने के लिए और विनम्र रहने के लिए मोटिवेट करता है। जो आपने वो वाली बात बोली ना, रिप्रेजेंटेशन वाली, आपने पहले भी एक बार मेरे पॉडकास्ट में बोली थी कि द पीपल ऑफ गुजरात विल ऑलवेज वोट फॉर नरेंद्र मोदी, बिकॉज़ उनको लगता है कि हमारा बंदा प्रधानमंत्री बना हुआ है। करेक्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगेन हमें देखने को, सुनने को मिली, मुझे देखने को तो नहीं, कि अभी भी इंडिया में, और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस फेक वोट्स डाले जाते हैं। ये रियलिटी है और आप जगह पे है। फेक वोट्स की वजह मैं कहूंगा डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग, जी, फेक जगह पे है। क्या आपने देखा है, एक्सपीरियंस करा है, और ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है? कुछ एक असेंबली पे कर दे तो कर दे, पर मास इलेक्शंस को पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं कर सकता है। पर बंगाल जैसी जगह के अंदर तो ये छप्पा वोटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, और उससे ज्यादा वोटिंग बूथ को मैनेज करना, काउंटिंग पे रहना। तो बंगाल में इलेक्शन जीतना इज एन आर्ट। मान लो कि जनता चाहे कि भाजपा को जिताना चाहे, जनता चाहे कांग्रेस को जिताना चाहे, टीएमसी, उससे नहीं होता। जनता ने वोट डाला, वो वोट में छप्पा वोटिंग कितनी हुई, फिर वो वोट जब डल गया, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पे पहुंचे, उसके बाद जब काउंटिंग पे हुआ तो आखिरी राउंड तक प्रॉपर काउंटिंग हुई। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम भी इतना तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो समय के साथ समझ में आता है जितने ज्यादा प्रिवी होते हो फैक्ट्स में। तो बीजेपी ने 2019-21 की जो गलती करी वोट मैनेजमेंट में, वो 24 में नहीं कर रही है। इट हैज लर्नड इट्स लेसन्स। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ऑपोजिशन की जो इंडिया अलायंस पूरा बना हुआ है, उसकी आपके हिसाब से इस इलेक्शन में सबसे बड़ी गलतियां क्या रही हैं? लीडर ने डिक्लेयर किया नहीं, अगर लीडर डिक्लेयर करते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट, कुछ हो सकता था, मतलब कुछ सीटों के ऊपर हो सकता था। कंफ्यूजन, देश की जनता वोट नहीं करती।
और उनके नैरेटिव में कुछ एक ऑल्टरनेट विजन नहीं है। जैसे ये बेसिकली उनका पूरा नैरेटिव एक फियर फैक्टर पे एक कि भाई अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। तो एक अपील में एक फियर है पर साथ में एक ऑल्टरनेट एजेंडा नहीं है। तो फियर को बीजेपी अब काउंटर कर रही है, मोदी जी काउंटर कर रहे हैं। तो फियर जो है वो एक मास फियर नहीं बना है। सो ऑलवेज रिमेम्बर ओनली इफ एक स्ट्रॉन्ग लीडर का जो कनेक्ट होता है जनता के साथ वो इमोशनल होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं होता। तो इमोशनल कनेक्ट के अंदर अगर वो बहुत गुस्सा होता है अपने लीडर से तब जाके दूसरी तरफ जाता है। एक आदमी और बीवी और मान लो एक पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कल की तारीख में जाके पत्नी पति को डिवोर्स दे देगी और जाके दूसरी मैरिज कर लेगी या पति दूसरा डिवोर्स कर लेगा। इट टेक्स लॉट ऑफ थिंकिंग। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं कि स्प्लिट ऑफ द मोमेंट में डिसीजंस ले लेते हैं बट दे रिग्रेट इट, बट अ काम माइंड विल नेवर डू दैट, राइट? So similarly, a voter, if the voter is emotionally connected to a leader, if you not immediately go and say कि भैया मैं against जा रहा हूँ, till that time उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो कुछ को दिक्कत है और ये चीज समझो, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। आप भी जब पॉडकास्ट करोगे तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जितने आपके पॉडकास्ट में कमेंट है सब अच्छे होंगे? नहीं, तो हो नहीं सकता। करेक्ट। और जरूरी थोड़ी कि आज सब अच्छे हैं तो कल भी अच्छे आएंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है दोस्त। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी थी जो बहुत इन्फेमस हो गई थी और बीजेपी ने उसका एक एनिमेशन बना के अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था जिसमें उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम वाली बात करी थी या घुसपैठ या जो भी बुलाया था। क्या वो चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करी है कुछ सीट्स पे? अगेन ऐसी चीज बोलना बाय द प्राइम मिनिस्टर, चाहे उन्होंने किसी भी वे में बोली हो, उसका कुछ और मतलब निकाला गया हो, तो उसका मतलब कुछ और निकाला गया। मैंने स्पीच को वर्बैटिम सुना है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात है, राइट? और उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन क्लैरिफिकेशन भी दे दिया एक इंटरव्यू पे। बड़ी बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई भी मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी स्पीचेस पूरी सुनी है। जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट रात को 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रात को जाऊंगा, खाना खाऊंगा घर में और उसके बाद मैं जो भी आज लीडर्स की स्पीच है उसको सुनूंगा और सुनते सुनते सो जाऊंगा। तो उस वक्त मैं पूरा सुनता हूँ। तो कई बार मैंने एक चीज देखी है कि बहुत अगर 40 मिनट की स्पीच में वो बात होती 30 सेकंड की, बात की 25 मिनट बात होगी डेवलपमेंट पे, 10 मिनट बात होगी किसी और पे, पर हम उठाते हैं वो 25 सेकंड। वो स्वाभाविक है मीडिया के संबंध में, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच कैचेस eyeballs. But for the person who's listening, for that person, he is communicating everything and anything. So to cut the long story short, क्या इससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है? मुझे नहीं दिख रहा बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। बट उससे ये बात तो स्पष्ट है कि लोग एटलीस्ट सोचना शुरू किए, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें शब्द जिसका प्रयोग किया गया था मेजॉरिटेरियनिज्म। और कपिल सिब्बल जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो बहुत बातें कर रहे थे, बट मेजॉरिटेरियनिज्म पे उन्हें पूछना ही चाहिए कि मेजॉरिटेरियनिज्म, व्हाट इज फाइट अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म? बहुसंख्यकवाद इज हिंदूवादी। अब वो बोलेंगे हिंदुत्व के साथ में। अब आज के हिंदुत्व सरकार के अंदर मुस्लिम्स आर गेटिंग इक्वल ट्रीटमेंट। आप मुसलमानों स्कीम इज रीचिंग टू देम एज वेल। के साथ में थाने में आप जाओ, ऐसा थोड़ी कि मुसलमान की सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल। अगर किसी ने एक इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट दिया है तो हिंदू ने भी दिया, मुस्लिम ने भी दिया, सुनवाई तो दोनों की होगी। बिल्कुल। तो जब सुनवाई थाने में दोनों की हो रही है, जब सरकारी सुविधा दोनों को मिल रही है, भले वो राम हो या रहीम हो, तो फिर कैसे डिग्निटी हटेगी ना? मुसलमान समाज को सोचना होगा कि वो हमेशा एक इम्प्लिसिट फियर फैक्टर में क्यों जीता है और उसी के बेसिस पे वोट देता है। वो कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत तब से हुई जब इस देश में लोगों ने कहा कि मुसलमान वोट को एकजुट करो। इस देश में कम्युनल पॉलिटिक्स 1990 से शुरू नहीं हुई। इस देश में कम्युनल पॉलिटिक्स 1950 से शुरू हुई, जब सेक्युलरिज्म की आड़ में मुस्लिम वोट को एकजुट करने की पूरा प्रयास किया गया। बिल्कुल। और वो रियल कम्युनल पॉलिटिक्स थी जिसको सेक्युलर पॉलिटिक्स ब्रांड किया गया। सो ओवरऑल इफ आई से व्हाट आई कैन टेल यू फॉर श्योर is that कि Muslim question में the answer has to come from the Muslim community. They are the safest anywhere in the world. Of course. And they are safest in India compared to anywhere else in the world. Look at the Hindu minority, Buddha minority, Sikh minority in Pakistan and other Islamic. Definitely. Islamic countries. These are valid questions to ask. नहीं, मैं एक्चुअली इस चीज़ को समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल है कि
and this is one of the last questions I'll be asking. राहुल गांधी इस बार चुनाव, मतलब कांग्रेस हारने के बाद, फिर से ना अलायंस बनाने के बाद, अब राहुल गांधी का क्या होगा? क्या इसकी वापस से रिलॉन्च कर देगी कांग्रेस? प्लीज समझो, कब तक रीलॉन्च चलता रहेगा? अखिल, मैंने ये चीज अभी पीछे किसी पॉडकास्ट पे पूछी थी, इसका मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव जो मेरे को आंसर मिला, बट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ना एक मोनार्की की तरह रन होती है। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस कभी भी गांधियों के बिना चल क्यों नहीं सकती? और उन्होंने कहा बिकॉज वो मोनार्की की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग पावर सेंटर्स बनाए और सब एक दूसरे को खुश रखते हैं और कोई एक दूसरे की बात में इंटरफेयर नहीं करता। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, मैं इंटरनल वर्किंग में जो कांग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानता हूँ, पर मैं कॉमन सेंस की मैं बेसिक समझता हूँ। देखो, एक पहले दो चीजें कहूंगा। अगर आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी द्वारका की रैली में क्या कहा था कि जो नेशनल हेराल्ड के स्कैम वाले हैं उनके ऊपर भी कठिन कार्रवाई होगी। तो अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो आउट ऑन बेल राहुल गांधी जी हैं, हो सकता है उन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज प्रोसेस ऑफ लॉ को और स्पीड अप करें and the law will take its own course. Law cannot be different for different people. Number one. Number two, अब क्या होगा? देखो, sorry, on your number one point, would the government want Rahul Gandhi to be behind bars or be out there doing politics? Because it's clearly more beneficial for them. I think the government will act because National Herald has a lot of evidences which goes against the Gandhi family, which is there. So I think this time they will act. This is what my reading is. Now coming on to the other point. See, on Rahul Gandhi, एक चीज समझो, कांग्रेस पार्टी में जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो गांधी फैमिली कंट्रोल करती है। और आप अगर ट्रेजरर्स उठा के देखोगे कांग्रेस पार्टी के, जो पर्टिकुलरली पिछले 40 साल में रहे हैं, मोतीलाल वोरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद सीताराम केसरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सब के सब डमीज रहे हैं जो वेल्थ इंश्योर करते हैं गांधी फैमिली की तरफ रहे। अगर जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या वो अपनी पूरी पार्टी की वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करके अपने कार्यकर्ताओं को देंगे? नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड, ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की लेट्स से जो बात की राहुल जी ने, क्या जो इतने भी एसेट्स हैं, क्या वो एसेट्स की नीलामी होके या उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होके कांग्रेस के वर्कर्स को देना चाहिए? इफ ही बिलीव्स इन वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन व्हिच हैज बीन डिजास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड, लुक एट व्हाट हैपेंड विद लेनिन, मार्क्स एंड ऑल, he will not do it on his own. You should always preach what you can practice. Definitely. So entire financial resources is with the Gandhi family. In that scenario, it is not possible logically for any other power center to come. तो गांधी फैमिली जब किसी और को भी बनाती है, वो इंश्योर करती है कंट्रोल हम करें। और जैसे राहुल जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ में डिबेट करनी चाहिए यार, है ना? अब मैं इसको डिस्पैशनेटली देखूंगा, क्या राहुल जी इंडिया अलायंस के घोषित लीडर है? नहीं। क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है? नहीं। क्या वो प्राइम मिनिस्टरियल उम्मीदवार है? नहीं। तो ये उनकी प्रवृत्ति जब तीनों नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर विल ओनली डिबेट विद द प्राइम मिनिस्टरियल ओपोनेंट कैंडिडेट, व्हाई विल ही डिबेट विद एन एमपी? डेफिनेटली that's very dispassionate and factual. Now if that is the scenario, why is Rahul saying this? उसको लगता है कि मेरा जन्म अधिकार है, मेरे से पीएम डिबेट करेगा, मेरे पास जो है मैं अगर प्रेसिडेंट भी नहीं हूँ पार्टी की तब भी पावर मेरे पास रहेगा और एवरीथिंग इज अराउंड मी, है ना? Rahul ji does not have any proven governance record. He doesn't. Still he is eyeing to be the prime ministerial candidate despite officially being the prime ministerial candidate. जो बोला तो ये जो मानसिकता है ना, ये राजशाही मानसिकता है कि भाई हम ही हम है और कोई नहीं है। मोदी जी के पार्टी में कोई एक चुनाव हार जाए तो उसका करियर जो है नीचे चले जाता है। सही बात है। राहुल जी के उसमें 50 बार भी रीलॉन्च हो सकती है, पार्टी नहीं की है। राहुल जी तो प्रियंका जी हो जाएंगे, प्रियंका जी तो राहुल जी हो जाएंगे, नहीं होगा तो तीसरा हो जाएगा राहुल जी, प्रियंका जी के पावर के पास कंट्रोल होगा। इंटरेस्टिंग ये देखने को होगा अगर सोनिया जी पोस्ट सोनिया गांधी एरा में कैसे हैंडल हो पाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक मेरा आपसे क्वेश्चन कि बिकॉज इंडिया अलायंस साथ हो गई, जितने भी इसमें अलग अलग विचारधारा की पार्टीज थी, क्या जो एक वोटर है जो कांग्रेस को वोट देता था या आम आदमी पार्टी को वोट देता था या किसी भी पार्टी को इंडिया अलायंस में वोट देता था, उसको लगा कि एक्चुअली में यार ये किनके साथ इन्होंने गठबंधन बना लिया, हम इनको वोट नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे? क्या ऐसे वोटर्स है? हाँ, सपा बसपा का जब अलायंस हुआ था उससे स्ट्रॉन्ग तो कोई अलायंस नहीं हो सकता।
और वो अलायंस में क्या हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा वोट कम हुआ, सपा का काफी वोट कम हुआ, क्योंकि दोनों वर्कर्स ने बोला हम दोनों हिस्टोरिकली एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, हम कैसे साथ में आ सकते हैं। कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, क्योंकि उन दोनों की जो राजनीतिक जमीन है वो एक दूसरे से के में मेल नहीं खाती, वो ऑर्गेनिक नहीं है। मैंने बोला इट्स एन अलायंस ऑफ कंपल्शन, नॉट एन ऑर्गेनिक अलायंस। बट वो तो वर्कर हो गया, मैं एक कॉमन वोटर की बात। तो कॉमन वोटर मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा कॉमन वोटर वर्कर ही जब आपका नहीं साथ में होगा तो कॉमन वोटर क्या होगा, ये बात। और ये किसने देखा है कि पोलिंग बूथ पे जाके आपका व्यक्ति आपको कांग्रेस व्यक्ति कांग्रेस को बोलेगा कांग्रेस। एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि भाई वो कह रहा है कि सब लोग कांग्रेस की रैली में जा रहे हैं, तो मेरे को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया वाली सीट पे बोला कि वो लोग जा रहे हैं कांग्रेस की रैली में, पर जब वोट डालने की बात होती तो बोलते मोदी को वोट डालेंगे। अच्छा, कन्हैया विल लूज द इलेक्शन, क्योंकि वहां पे उस सीट की भी थोड़ी ऐसी। जब आप जेएनयू वाला जो कांड कन्हैया जी ने किया है या उस कांड में जो सम्मिलित प्राइमा फेसी वो हुए हैं जी, वो इट्स अ लॉन्ग आई वुड से नेगेटिव स्टैम्प ऑन इट। स्वाति मालेवाल वाला केस भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, जो देखना होगा ग्राउंड पे जब अभी नहीं क्लियर हो सकता। नैरेटिव बैलेंस हो गया, पहले सिर्फ केजरीवाल जी के पास नैरेटिव था, स्वाति मालेवाल की लोग ये बात भी है, आप भी कर रहे हो। ऐसा भी कहा जा रहा था कि स्प्लिट हो गया आम आदमी पार्टी, अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो ही लोग जाने, वो तो हम लोग को जून 4 के बाद पता लगेगा। भाई मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये अलग है कि नरेंद्र, ये मतलब इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, कि मोदी जी आपके घर आए थे, सच बात है ये? मोदी जी मुझसे मिले थे कुछ फैमिली के साथ मिले थे। मुझे लगा आपके शायद घर, और मेरे होम टाउन में मिले थे। अच्छा, और बहुत ही आत्मीयता के साथ मिले थे। और कैसा था प्रधानमंत्री से? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, पैशनेट फॉर द कंट्री, विजनरी लीडर, माइक्रो डिटेल्स के बारे में जानने वाले, ग्राउंड पे जो काम करता है उसकी इज्जत करने वाले, और इनोवेटिव विचारों की रिस्पेक्ट करने वाले, और दूरदर्शी नेता है। जैसे नेता इतिहास में बहुत कम बार आते हैं, 100 साल में ऐसा नेता एक बार आता है। और बहुत एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग में भी एनर्जी, तो मोदी जी के साथ में वही एनर्जी जो है वो कॉम्प्लीमेंट होती है। सो उम्मीद, जब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मिलने का मौका मिलेगा तो उम्मीद करते हैं कि और आपकी मुलाकात होगी। उनके साथ रिश्ता कोई पॉलिटिकल रिश्ते की बात नहीं, उनके साथ रिश्ता है, ही इज अ मैन हु इज टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड। दैट इज व्हाई आई सेड दैट लोग ने कहते हैं न्यूट्रल रहो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब मैं देश का चप्पा चप्पा घूमता हूँ, 400 लोकसभा घूमता हूँ, मेरे को सब लोग कहते हैं आपने काम किया है। मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना लाया करते हुए कि भाई आपने काम नहीं किया है। जो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। तो मेरा मानना ये, जो काम करे उसकी बात करो, उसने काम किया, जो नहीं करे बोलो। मोदी जी देश हित में है, इतना समझता हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की जनता। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, क्या अगले लोकसभा इलेक्शन में आप भी चुनाव लड़ेंगे? आगे क्या है अभी मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अखिल शर्मा के जो पॉडकास्ट है, अखिल कुठारी जी का ये पॉडकास्ट है। देखो ये चीज समझो, अखिल कोई कुठारी हो या शर्मा हो, हम अपने सरनेम्स पे इतने ज्यादा क्यों हम सब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हिंदू हैं। हाँ, आप समझ रहे हो, यही कास्ट की जो आपने बात नहीं, ये तो नाम है, मतलब मैं इसको एज अ कास्ट नहीं लेता। करेक्ट, सो दैट्स द थिंग, हम सब अल्टीमेटली भारतीय है। बिल्कुल, दैट्स इट। और हमें बस उसी से समझना चाहिए हम लोग की आइडेंटिटी थी, क्या प्रदीप भंडारी, प्रदीप शर्मा, अदर दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, बट एसेंशियली तो हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल। सो मैं भी क्या बात कर रहा हूँ कि अखिल जी के पॉडकास्ट में आप मेरे छोटे भाई हैं, कि जो ये पॉडकास्ट हो ये मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप के अंदर जाए, जिससे देश के युवा को सच्ची बात पता चले आपके पॉडकास्ट के जरिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and best of luck for everything that is coming in the future. Thank you so much, Akhil. Wish you all the best in this journey of conversations. You are influencing public opinion, shaping public opinion, and impacting public opinion, which is a matter of national service if done with the right intent. Yes, thank you. Jai Hind. Jai Hind.